साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट उसका वो तो रिसोर्सेज, पैसे और रिसोर्सेज लगाए, पैसे रिसोर्सेज दिमाग और क्या आता है टेक्नोलॉजी। ओके रिसोर्सेज तो लेट्स ब्रेक दिस डाउन। फर्स्ट इज जैसे चाइना की आपने बात करी, डोंट यू थिंक चाइना का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि उन्होंने भी इंपोर्ट बंद रखे, बिकॉज उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ की दूसरी कंपनीज को आने नहीं दिया, दूसरे लोगों को चाइना में इतने फ्रीली काम नहीं करने दिया। इसी की वजह से चाइनीज़ एंटरप्रेन्योर को एक एडवांटेज मिला कि चाइना की जो पॉपुलेशन है उन लोगों के लिए वो कॉपी प्रोडक्ट्स बना दें, भले वो अमेरिका से टेक्नोलॉजी उठाई, ऑस्ट्रेलिया से उठाई या किसी भी देश से उठाई, वो टेक्नोलॉजी उठाएं, वैसी टाइप की कंपनी समझें, वो उठाएं, रिवर्स इंजीनियर करें, अपनी कंट्री में डाल दें। और क्योंकि अमेरिकन कंपनी का इतना बड़ा एडवांटेज नहीं चाइना में चलने का, चाइनीज़ क्या एडवांटेज है, एंड उन्होंने वो एक तरीके से एक लेयर बना के रखा, एंड फिर वो चाइनीज़ एंटरप्रेन्योर थ्राइव करा, लोकल कंजम्पशन पे बढ़ा, जब वो बड़ा बन गया वो पूरी दुनिया में बेच रहा है सस्ते में। देखिए मैं स्ट्रैटेजी, तो अगर इंडिया भी स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश कर रहा है, इट्स गुड ना। इसमें ये पूरा सत्य नहीं है। मैं चाइना की का कोई अपॉलोजिस्ट नहीं हूँ, मैं आई एम नॉट अ स्पीकर फॉर चाइना। हाँ, नो, आई एम जस्ट आस्किंग क्योंकि हम कंपेयर कर रहे थे। हमें फैक्ट पे रहना चाहिए। चाइनीज, हम तो सोशलिस्ट तरीके से गए थे जिसमें फिर भी दुनिया के साथ हमारा रिश्ता ओपन था। चाइनीज तो कम्युनिस्ट तरीके से चले गए और उन्होंने तो बिल्कुल ही दुनिया के साथ अपने आप को कड़ा कर। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि 75-78 में चाइना वाज इन अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन। ट्रू, राइट, वर्स देन एनीवेयर एल्स। हिंदुस्तान की जीडीपी 78 में थोड़ी सी चाइना से ज़्यादा थी, राइट। और चाइना लर्न थ्रू वेरी बैड। इस पूरे 40-50 साल के पीरियड में चाइना ने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप डिस्ट्रॉय कर दी, चाइना ने अपनी कैपिटल डिस्ट्रॉय कर दी। चाइना के पास जीरो टेक्नोलॉजी थी, लिटरली कुछ मिलिट्री साइड को छोड़ के सारी चीज़ों में जीरो टेक्नोलॉजी, देयर नथिंग। सो उस स्थिति में अगर 78 में जहाँ हम थे, अगर हम ओपननेस वाला रास्ता स्मार्टली अपनाते और जो चाइना ने अपनाया वो बिल्कुल अलग। तो जिस देश के पास ना कैपिटल हो, ना एंटरप्रेन्योरशिप हो, ना टेक्नोलॉजी हो, उसने क्या किया? उसने ये किया कि जिसके पास टेक्नोलॉजी है उसको बुला के लाओ। तो जो दुनिया की जो ऐसी जेट्स हैं जिनको आज हम भी बनाने, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, चाइना में पहला 78-79 में शुरू हुआ। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये कहा कि दुनिया का जो भी एंटरप्रेन्योर, जो भी कंपनी यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेगी तो उसका स्वागत है, उसको ज़मीन भी सस्ती मिलेगी, उसको ये भी सस्ता मिलेगा, और सबसे ऊपर हमारे पास ज़बरदस्त संख्या में चीप लेबर है। वो चीप लेबर भी आपको मिलेगा। तो चाहे अमेरिकन कंपनीज़ हों, चाहे दूसरी और देशों की कंपनीज़ हों, उन लोगों को क्या लगा? उनको ये लगा कि अगर आप एक ही चीज़ जो अमेरिका में बनाएं और उसको अगर आप $100 में बना सकते हैं, वही चीज़ उसी स्टैंडर्ड की चाइना में अगर आप $10 या $15 में बना सकते हैं, तो मज़ा ही मज़ा है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो उन्होंने वहाँ सारी फैक्ट्री लगा दी, राइट। ये इसलिए नहीं गए थे कि चाइनीज़ ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो, तो शुरू में दी चाइनीज़ गॉट दी लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। एंड ऑलमोस्ट एवरी, चाइना को WTO में भी शामिल कराया अमेरिका ने, उससे पहले तो WTO में भी नहीं था चाइना। सो चाइना को चाइना का प्रोडक्शन दिया, चाइना को मार्केट दिया कि आप एक्सपोर्ट करिए, राइट। एप्पल ले लीजिए, कोई सी भी आप दुनिया की टेक्नोलॉजी, सबका प्रोडक्शन वहाँ पे चाइना में था। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे? तो हम आज ये सवाल आज हम भी छोटे स्तर पे शुरू कर रहे हैं। हमने भी एप्पल को बुलाया यहाँ पे, राइट। तो एप्पल को बुला के हमने क्या कहा? हमने एप्पल को बुला के कहा कि भाई अच्छा, तुम्हें जो भी प्रॉफिट आप कमाते हो ताइवान में या चाइना में, अगर उतना प्रॉफिट में अगर आप यहाँ नहीं कमा पाते हमारी कॉस्ट और इसके कारण से, तो हम आपको डिफरेंस दे देंगे। स्मार्ट, तो चाह गया एप्पल। बट वही चीज़ हम EV में या सोलर में और वेस्ट वाली कंपनी को नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास वो नहीं है। वो चाइनीज़ कंपनी को हम देने के लिए तैयार नहीं। हम तो चाइनीज़ कंपनी को रोकते हैं, BYD को नहीं आने देते। तो टेस्ला ने ये कहा कि भाई हम आएंगे लेकिन हमें पहले तो इंपोर्ट करने दीजिए, इंपोर्ट करके बेचेंगे, मार्केट बनाएं, थोड़ा ये करें वो करें, और फिर कुछ कंसेशंस मांगे, क्योंकि यहाँ पे बनाएं उसके मुकाबले उनको दूसरी जगह से प्रॉफिट ज़्यादा होता है नहीं होता। कोई भी देखिए, नोबडी इज इन चैरिटी। कोई चैरिटी करने के लिए दुनिया में नहीं बैठा बिजनेस में, बिजनेस का वर्ल्ड अलग है, राइट। इसमें मोरालिटी, चैरिटी, इन चीज़ों का मतलब नहीं है। इट्स ए हार्ड मार्केट कि इसमें मुझे यहाँ प्रोडक्शन करने में फ़ायदा है या नहीं है, राइट। वो तब आता है। तो अभी तक टेस्ला को मुझे लगता है उनको फायदा नजर नहीं आता, इसलिए नहीं आया। बट व्हाई आर वी नॉट डूइंग दिस विद लेट्स से एन अमेरिकन कंपनी और सम अदर कंट्रीज कंपनी? करेक्ट। सो इफ यू हैव एन ऑल्टरनेटिव, अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव है तो ऑल्टरनेटिव के पास चले जाइए। BYD नहीं चाहिए, टेस्ला के पास चले जाइए, टेस्ला को ले आइए। तो हम क्यों नहीं कर रहे? वो एप्पल को ले आया, टेस्ला क्यों नहीं आया? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। सो एप्पल, मैंने कहा आपको कि एप्पल इज इन द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, राइट। आईफोन्स, आईपैड्स, उसका ये बिजनेस है, वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहेगा। ये तो इट्स वेरी सिंपल इकोनॉमिक लॉजिक, राइट। और वो वहाँ प्रोड्यूस करने के लिए उसको कोई यूजर नहीं होनी चाहिए जहाँ से उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता, ठीक है। तो हमने वो फिगर आउट कर दिया कि एप्पल का मामले में ये स्थिति, चाहे PLI के माध्यम से या अदरवाइज से, जितना भी स्टेट्स ने इन्वेस्टमेंट किए लेबर कॉलोनी हाउसेस बनाने में, इनमें 20 तरह की चीज़ों को करके एप्पल का मामला सफल। अब एग्जैक्टली टेस्ला के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्यों टेस्ला नहीं आता, क्यों वो एक बार्गेन फिट नहीं हो रहा, वो मुझे नहीं मालूम है। बट ये मुझे मालूम है कि वो बार्गेन नहीं बन पा रहा। अब ये जो देश के जो प्लानर्स हैं, जो देश के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो उसको फिगर आउट कर रहे हैं। अगर आप BYD नहीं चाहते और टेस्ला ही चाहते हैं तो टेस्ला के साथ फिगर आउट करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि टेस्ला ऐसे टर्म्स मांग रहा है जिसे आप नहीं दे सकते या जिसमें आपका बहुत ज़्यादा खर्चा होगा और उसको ना आने से आप ज़्यादा फायदे की स्थिति में, तो फिर आप नहीं करेंगे।
सो आई वुड अस्यूम कि अभी स्थिति ये होगी कि देश के जो प्लानर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको ये लग रहा हो कि भाई टेस्ला जो मांग रहा है वो अनरीजनेबल नहीं दे सकते। फेयर, बट ऐसी और भी बहुत सारी कंपनीज होगी ना जिनको हम ला सकते हैं, इधर काम करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो कि इंडिया का, एंड फॉरगेट इंडिया, टॉप 5 इकोनॉमीज का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपेंसेस इज डिफेंस, राइट? अब हमारे पास अगर लेबर आर्बिट्राज हम लोग बहुत ज़्यादा बना सकते हैं, तो व्हाई नॉट वी स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग वेपन्स हियर, व्हाई नॉट वी स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस की सारी जो चीज़ें हैं वो हम इधर मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करते हैं। वो टेक्नोलॉजी तो अमेरिका के पास है, वो लेके इधर स्टार्ट करें। वर्ल्ड वाइड सेमीकंडक्टर्स विच इज़ अ फ्यूचर, उसमें हम दूसरों से टेक्नोलॉजी लें और यहाँ पे कुछ स्टार्ट करें। लाइक व्हाई आर वी नॉट एबल टू अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड टू स्टार्ट डूइंग थिंग्स हियर? तो देखिए ये जो दो चीज़ों के उदाहरण आपने दिए ना, एग्जाम्पल कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा खर्चा होता है और जहाँ ज़्यादा फ्यूचर दिख रहा है, दोनों के एग्जाम्पल दिए। बिल्कुल सही है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमी में सेमीकंडक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। हम इतना इंपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, बेसिकली चिप्स का इतना इंपोर्ट करते हैं, राइट? तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से डिफेंस में हम भी बहुत भी इंपोर्ट करते हैं, डिफेंस का हमारा खर्चा भी ज़्यादा हम बना लें, राइट? तो इन दोनों इंडस्ट्री में ये भी जो मैं आपको पहले सेल्स के लिए और उसके लिए कह रहा था, सो इसमें भी टेक्नोलॉजी का बहुत ज़बरदस्त इशू है। आपकी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें, और अच्छा डिफेंस में तो और ज़्यादा है, वो ज़्यादातर प्रोप्राइटरी होती है। दीज आर नॉट कमर्शियल बिजनेसेस, राइट? डिफेंस स्ट्रेटेजिक है, सेंसिटिव है, तो दुनिया में सरकारें डिफेंस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है? इट्स नॉट दैट इजी। सो इसमें डिफेंस में अगेन आपके लिए ये आसान नहीं है कि आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो यहाँ। आप अगर मिसाइल्स हैं, आप एयरक्राफ्ट्स हैं, हम जैगुआर खरीदते हैं, आप ये रफाल खरीदते हैं, ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है कि हम हेलीकॉप्टर बनाने लगे, ध्रुव, वो बनाया हमने काफ़ी सालों की मेहनत के बाद, अभी फिर गिर गया तो फिर सारा का सारा ग्राउंडेड कर दिया। सो ये टेक्नोलॉजी भी बहुत हाई टेक्नोलॉजी आपके पास है क्या? सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी तो उससे भी ज़्यादा गहरी टेक्नोलॉजी आप उसको, सो अल्टीमेटली दिस टेक्नोलॉजिकल इशू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो अनफॉर्चुनेट है, जिसको हम ठीक कर सकते थे, वो हमारी जो स्किल लेबर का एक हम बहुत बड़ा पॉपुलस कंट्री है, बहुत सारे लोग हैं, हमारा फाइनेंशियल में, सर्विसेज में हमारा टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारा जो लेबर इस टेक्नोलॉजी, इसमें आप ज़्यादा ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो कोई इवॉल्व करेगा तभी तो लोग स्किल्ड होंगे उसमें। जब वो टेक्नोलॉजी नहीं हो तो स्किल्ड भी कैसे होंगे? तो हमारे पास ना उसकी स्किल है उन चीज़ों की, ना टेक्नोलॉजी है। तो आप रूटीन डिफेंस, और या जो आपने इवॉल्व कर लिया थोड़ा सा ब्रह्मोस या ये, उसको आप बना लीजिए, उसके लिए बनने लग रही है, सरकार कर रही है काफ़ी। हमारा डिफेंस का उत्पादन जो डोमेस्टिक है वो भी बढ़ने लगा है, हम कुछ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं डिफेंस का, बट वो उन्हीं आइटम का कर रहे हैं जिसकी जो हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी नहीं है। डू यू थिंक कि हम बाहर की कंपनीज को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इंडिया में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। मैं पॉडकास्ट पे ही मॉर्गन स्टैनली के चीफ एग्जीक्यूटिव से बात कर रहा था, राइट? एंड मैंने उनसे पूछा कि इंडिया के चर्चे चल रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, हर कोई बोल रहा है China+1 इज़ द स्ट्रैटेजी विच इज़ वर्किंग फॉर इंडिया। रे डालियो जो एक बहुत बड़ा हेज फंड मैनेज करते हैं, बिलियनर है, राइट? वो बोलते हैं कि नेक्स्ट डेकेड इज़ ऑफ इंडियाज़ डेकेड, राइट? मतलब उससे इंडिया ज़्यादा बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी किसी का है नहीं। 6.5 से 7% के आसपास वो प्रेडिक्ट करते हैं कि इंडिया बढ़ेगा। एंड अराउंड द वर्ल्ड उनका बोलना है कि ये बढ़ेगा। सब लोग ये बातें कर रहे हैं, JP मॉर्गन बात करता है, मॉर्गन स्टैनली बात करता है, जितने आप बड़े बड़े नाम सुनते हो सब बोल रहे हैं। तो जब इतना सेंटिमेंट है पॉजिटिव एंड ये आपका एक इमेज बनी हुई है, देन आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बहुत तेज़ी से बढ़ते क्यों नहीं है? सो हैज़ दिस क्वेश्चन एंड दे सेड कि ऑन अ बिजनेस लेवल किसी भी बड़े बिजनेस को इन्वेस्ट नहीं करना इंडिया में, क्योंकि उनको डर लगता है पॉलिसीज से, ब्यूरोक्रेसी से, पॉलिटिक्स से, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से, और उन्हें लगता है कि जो प्रॉमिस होगा इधर इंडिया में वो कल चेंज हो जाएगा। इस बात का उनको डर है कि इन्होंने तो बोला यार ऐसा ऐसा आपको करके देंगे, कल पता नहीं किसी लेबर की स्ट्राइक हो गई, कल पता नहीं किसी डिपार्टमेंट्स नोटिस आ गया, वो सब बहुत नाटक है। इसकी वजह से हमें थोड़ा डर लगता है कि लोकल इकोनॉमी में चल क्या रहा है, हम नहीं एंटरटेन करेंगे। डू यू फील दैट्स अ बिग इशू? सो देखिए, इसकी वजह से अट्रैक्ट नहीं कर पाते लोगों को पैसा। जो अभी तुमने डिस्क्राइब किया उसमें सवाल भी है और जवाब भी है काफ़ी हद तक, ठीक है? और जिसको कहते हैं प्रूफ ऑफ ईटिंग पुडिंग इज इन ईटिंग, राइट? तो जो ये लोग बातें करते हैं कि इंडिया का डिकेड है, इंडिया की सेंचुरी है, ये है वो है, बहुत बढ़िया, तो वही आपको कहते हैं कि हम पैसे तो नहीं लाएंगे, हम इन्वेस्टमेंट तो नहीं करेंगे। क्यों? फिर एक्सक्यूज़ दे देते हैं कि आप जो कह रहे थे कि भाई ये लेबर की स्ट्राइक है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन है, पॉलिसी अनसर्टेनिटी है, फलाना है ढिकड़ा, राइट? इन सब चीज़ों के कारण से हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि वो जो पहले भूमिका बनाते हैं वो ज़्यादा सही है, या दूसरी जो एक्सक्यूज़ देते हैं वो ज़्यादा सही है, या सत्य इन दोनों के बीच में कहीं? आप बताओ कहाँ पर है, आपको क्या लगता है? तो मुझे जो लगता है कि मेरा अपना असेसमेंट ये है कि ये ज़्यादा हवा है। क्या कि इंडिया का डेकेड है? हाँ, ये अभी इतनी देर अभी तक आपसे बात करते रहे, अगर आप 3 या 4 बड़ी इंडस्ट्री ले लो जो फ्यूचर की है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सेमीकंडक्टर्स हो, सोलर हो, ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है क्या? तो अगर नहीं है तो फिर हमारा टिकट कैसे होगा? जो चीज़ जो ड्राइव कर रही है ग्लोबल ग्रोथ को, वो हमारे पास नहीं है, तो हम आगे दूसरों के मुकाबले ज़्यादा कैसे बढ़ेंगे? सो हमें हकीकत में रहना चाहिए, पैर हमारे ज़मीन पर रहना चाहिए। किसी दूसरे की बात पे ज़्यादा हमें केवल बात को मान के नहीं करना। दूसरा,
एप्पल तो आया है, एप्पल तो आ गया, उसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं है क्या? उसने तो इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, और बढ़ा रहा है। अब 13-14%। ये जो आप कह रहे थे चाइना +1, मतलब दे इज डिस्कम्फर्ट अमेरिकन में, दूसरों में, कि चाइना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो गई है, इसको कम करना चाहिए। इसलिए कम से कम पूरी तरह से नहीं हटा सकते, तो कहीं एक दूसरे और देश में तो ले जाओ अपना प्रोडक्शन, राइट। उस प्रोडक्शन को ले जाने के लिए हिंदुस्तान के पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी थी, राइट। लेकिन हिंदुस्तान के मुकाबले अपॉर्चुनिटी कौन ज़्यादा यूज़ कर रहा है? वियतनाम ज़्यादा यूज़ कर रहा है, कोरिया ज़्यादा यूज़ कर रहा है, हिंदुस्तान तो उतना यूज़ नहीं कर पा रहा। क्यों? सो 3 कारण मेरी जो समझ, एक तो हम टेक्नोलॉजिकली उतने एडवांस नहीं हैं, दूसरी हमारी डिसिप्लिन और स्किल्ड लेबर नहीं है, तीसरा हम ऐसी कंडीशंस, पॉलिसी वगैरह जो आप भी कह रहे थे, वो उसके बारे में लोगों को विश्वास नहीं, और फाइनली एक्चुअली हम उतने कॉस्ट कॉम्पिटिटिव नहीं हैं। अगर आप सारी चीज़ों को एक साथ में, हमारे यहाँ की लेबर कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, लैंड कॉस्ट, काम करने की कॉस्ट, टैक्सेस, ये सब चीज़ों को देखते हैं, तो उसी से जो एप्पल को आप 6% दे रहे हैं, आप 6% क्यों दे रहे हैं? 4-5%, 6% जो दे रहे हैं, वो क्योंकि इतनी हमारी फाइनेंशियली हम नॉन कॉम्पिटिटिव थे, राइट। सो ये सारे फैक्टर्स मिल के एक्चुअली तय करते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट देश में आएगा। देखिए एक और चीज़ है, केवल हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत ओवर एम्फेसाइज हमें नहीं करना चाहिए। हमारा रियल स्ट्रेंथ होनी चाहिए हमारा डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री। हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री compete कर रही है या नहीं कर रही है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री ओपन है या नहीं, वो कितना एक एक चीज़ में आप जाके अगर देखें, अब टाटास ने अब शुरू कर दिया कि भाई ये सेमीकंडक्टर्स बनाने देश में शुरू कर दिए, राइट। तो अब बनने शुरू भी हो जाएंगे और दूसरों के साथ पार्टनरशिप करेंगे, कुछ लेके आएंगे टेक्नोलॉजी, धीरे धीरे करेंगे, राइट। सो हमारे देश में जो और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इस चीज़ में इन्वेस्ट करके, चाहे डिफेंस हो, चाहे सेमीकंडक्टर्स हो, चाहे इसमें हो, वो कर पाएँ। उसके लिए उनको जो एक सबसे बड़ी फ्रीडम जो मुझे लगता है वो चाहिए, वो ये है कि वो दुनिया के जो टेक्नोलॉजिकल लीडर्स हैं उनके साथ फ्रीली कोलाबोरेशन करके और देश में प्रोडक्शन का काम करें। वो नहीं कर पाते हैं फॉर वेरियस रीजन्स। हाँ, तो जब रियलिटी नहीं है तो क्यों बात कर रहे हैं सब लोग? कुछ तो होगा। ग्रोथ में हमने 10 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन इसकी हवा बनाई, राइट, बट हमारी एक्चुअल ग्रोथ क्या हो रही थी? हमारी एक्चुअल ग्रोथ तो काफ़ी कम है रिलेटिवली। हम क्यों ऐसा करते हैं फिर भी? कितनी हमारी रियल ग्रोथ आज क्या है? देखिए रियल ग्रोथ अगर आप लेते हैं तो जो सेकंड टर्म था जिसके बारे में किताब लास्ट 10 सालों में बात करते हैं हम लोग। लास्ट 10 सालों में अगर डॉलर टर्म्स में ग्रोथ लेते हैं तो 6-6.5% है। Isn't that good? That's not good. Why? Still this is better than relatively all the other countries in the world right now. वो भी सत्य नहीं है। क्यों? अगर आप देखिए जब आप डॉलर में ग्रोथ कंपैरिजन करें तो दूसरों की भी डॉलर में ग्रोथ कंपैरिजन करनी चाहिए। आपको आश्चर्य होगा कि अमेरिका की जो ग्रोथ हम काउंट करते हैं वो अमेरिका की रियल ग्रोथ काउंट करते हैं, और हम अपनी जो ग्रोथ काउंट करते हैं डॉलर में, जो अमेरिका का डेप्रिशिएटेड डॉलर है उसमें काउंट करते हैं। तो अमेरिका में जो इन्फ्लेशन है उसको लेके एक्चुअली अमेरिकन डॉलर में उनकी ग्रोथ तो इतनी हो रही है। मैंने एक लिखा इस पे एक पीस कि अगर 2019 के बाद 3-4 साल का देखा जाए तो 3-4 साल में हम अगर 6-6.5% ग्रो किए डॉलर में, तो अमेरिका भी 6-6.5% से ग्रो हुआ है, क्योंकि दुनिया में यह है कि 2-2.5% ही ग्रो करता है अमेरिका, तो उसका 3-4% इन्फ्लेशन भी हुआ इस तरह। तो जो नॉमिनल डॉलर है अमेरिका का उसमें तो उसकी ग्रोथ भी 6-6.5%। 3 साल में 4 साल में अमेरिका ने एक हिंदुस्तान ऐड कर दिया जीडीपी का। चाइना में भी इसी तरह से चाइना की तो रियल ग्रोथ भी ज़्यादा रही रिलेटिवली, और उनका डॉलर के मुकाबले डिप्रिसिएशन कम हुआ, तो उनकी ग्रोथ भी हमसे कम नहीं है। एक ही चीज़ कंपैरिजन करिएगा तो उससे तो आपको चीज़ें रिलेटिवली क्लियर हो जाएंगी कि जो डॉलर ग्रोथ है, डॉलर ग्रोथ रिलेटिवली क्या है देशों की। तीन तरह के ग्रोथ मेजर्स होते हैं, रियल ग्रोथ, नॉमिनल ग्रोथ और डॉलर ग्रोथ। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होती है तीनों में से? सभी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि